नमस्कार, मैं असीम श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने ऑनलाइन मंच पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह वीडियो 1857 पर आखिरी वीडियो है, जिसमें मैं 1857 के विद्रोह के प्रभाव के विषय में चर्चा करूंगा। और लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पुस्तकों और उनके लेखकों को भी जानना ज़रूरी है, जो प्रायः प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, और वो सभी पुस्तक 1857 के विद्रोह पर ही आधारित हैं। उन पुस्तकों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इस पुस्तक के ऑथर हैं विनायक दामोदर सावरकर। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द ग्रेट रिबेलियन, और इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, और इस पुस्तक के रचयिता लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857 के विद्रोह पर, उसका नाम ही है 1857, और इस पुस्तक के ऑथर हैं एस.एन. सेन, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और आखिरी महत्वपूर्ण पुस्तक है द लास्ट मुगल, और इसके लेखक हैं विलियम डेलरिम्पल। तो इन पुस्तकों और इनके ऑथर्स को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद हम एक और तथ्य को जानते हैं, क्योंकि वो पीटी में पूछा गया है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया। तो उनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में जब बख्त खां ने बहादुर शाह जफ़र के नाम पर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था और उत्तरी दिल्ली के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का दमन किया और उसके पश्चात उनको या उस तत्कालीन समाज को जो भी कठिनाइयाँ और संघर्ष करने पड़े, उसका वर्णन मिर्ज़ा गालिब ने अपनी डायरी दस्तंबू में किया है। दस्तंबू का अर्थ होता है फूलों का गुलदस्ता। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय एक प्रसिद्ध कवि जो उस समय दिल्ली में थे, उनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। अब आइए शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह का प्रभाव। तो 1857 का विद्रोह यद्यपि विफल हो गया, तथापि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए। इतिहासकार सुमित सरकार और आर.सी. दत्त के शब्दों में 1857 के विद्रोह यानी इस गदर ने भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के मरण की घंटी बजा दी थी। तो इसके जो प्रभाव या परिणाम हुए वो बहुत ही प्रभावी, महत्वपूर्ण और दूरगामी हुए। तो उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहला परिणाम हुआ या प्रभाव हुआ वह यह हुआ कि मुगल शासन की भारत से समाप्ति हो गई। बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित कर दिया गया रंगून में, जहां उनकी मृत्यु हो गई, और उनके जो उत्तराधिकारी थे उनकी हत्या हडसन ने दिल्ली गेट के पास गोली मारकर कर दी, और आज वह स्थान खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर भारत में मुगल शासन की समाप्ति हो गई और अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव या परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की भी समाप्ति हो गई। 1857 के विद्रोह से फैली अव्यवस्था और अंग्रेजी हितों की सुरक्षा को खतरे में देखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने का निश्चय कर लिया, और नवंबर 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित कर दिया। उसके पश्चात 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में महारानी के उद्घोषणा को पढ़ा, जिसके माध्यम से भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, एवं प्रशासनिक नियंत्रण के लिए लंदन में भारत राज्य सचिव और उनके 15 सदस्यीय
इंडिया काउंसिल की स्थापना हुई। इसके साथ ही गवर्नर जनरल के पद को और अधिक गौरवमयी बना दिया गया और गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय अब ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया का व्यक्तिगत या वैयक्तिक प्रतिनिधि हुआ। भारतीय शासन की समस्त शक्तियां वायसराय के हाथों में केंद्रित कर दी गईं। तो भारत में वायसराय, लंदन में भारत राज्य सचिव और उसका कार्यालय, ये दोनों मिलकर भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। और इस तरीके से भारत पर शासन सीधे इंग्लैंड से होने लगा। इसके अलावा भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया गया, जिसने पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस तरह से मुगल शासन की भी समाप्ति हुई और मुगल शासन के बाद 100 वर्षों के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की भी समाप्ति हुई और अब अगले 90 वर्षों तक भारत का प्रत्यक्ष शासन इंग्लैंड के द्वारा होना था, इंग्लैंड से होना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, जिसके लिए लंदन में भारतीय राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। उसके कार्यालय में 15 सदस्यों की व्यवस्था की गई और भारत में गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तियां देकर वायसराय बना दिया गया और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। समस्त शक्तियां प्रशासन की वायसराय के हाथों में केंद्रित कर दी गई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह था सरकारी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा। इस समय तक अंग्रेज ये जान चुके थे कि भारतीयों के धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में अगर नहीं पड़ा जाए तब फिर आप चाहे जो मर्जी भारत में कर लीजिए, ये भारतीय एकजुट नहीं हो सकते। ये भारतीय तभी जागरूक होंगे जब इनके धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों पर चोट किया जाएगा। इसलिए अंग्रेज शासन ने अपनी नीतियों को सुधार किया और भारत में लंबे समय तक भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के लिए अब धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों, रीति रिवाजों, परंपराओं और विश्वासों में हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन शुरू कर दिया। और एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र के द्वारा देशी रियासतों और सामान्य जनता के प्रति एक निश्चित एवं उदार नीति की घोषणा की गई। भले ही यह उदार नीति मात्र दिखावे के लिए थी, लेकिन की गई और वो उदार नीति थी कि भारतीय प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार भारतीयों की प्राचीन परंपराओं और रिवाजों की अवमानना नहीं करेगी तथा सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म आदि का भेदभाव बरते बिना योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर प्रदान करेगी। हालांकि ये सिर्फ एक महज कोरा आश्वासन था, लेकिन भारतीय जनता के हृदय को परिवर्तन करने के लिए ऐसा दिखावा करना अनिवार्य था, ताकि वो निश्चिंत हो जाएं कि ये अंग्रेज अब उनसे डर गए हैं और उनके धार्मिक और रीति रिवाजों और परंपराओं में, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ 1857 के विद्रोह का, वह ये हुआ कि देसी रजवाड़ों और सामंतों के प्रति नीति में परिवर्तन किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने तो स्वयं कहा था कि नरेशों और देसी रजवाड़ों ने हमारे लिए तरंग रोधक का कार्य किया था और अगर वो नहीं होते तो 1857 का विद्रोह उन्हें पल भर में उड़ा दिया होता। इसीलिए अब देसी रजवाड़ों और नरेशों को पुरस्कृत करने की नीति पर काम किया गया। उनको अपना एक भारतीय समाज में अपना एक मजबूत आधार बनाने पर, एक मजबूत समर्थक वर्ग बनाने पर काम शुरू किया गया और इसलिए इन दोनों वर्गों के हितों और विशेषाधिकारों, दोनों वर्गों जैसे रजवाड़ों और सामंतों, इन दोनों वर्गों के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा कर सरकार ने उन्हें अपनी शक्ति का आधार बना लिया।
देसी रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया एवं उन्हें गोद लेने का अधिकार भी वापस दे दिया गया। सभी देसी नरेश ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ शासक बनाए गए और इस तरह से अंग्रेजों ने पुनः एक बार देसी रजवाड़ों और सामंतों का विश्वास हासिल कर लिया। एक बड़ा सामाजिक आधार उनको प्राप्त हो गया। इसके अलावा अब अंग्रेजों ने भारतीयों को सरकारी नौकरी देने से संबंधित एक सुधार भी किया। हालांकि वो सुधार भी दिखावा था, लेकिन अब प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को भी स्थान देने के उद्देश्य से 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके माध्यम से लंदन में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना था। यदि कुछ भारतीयों को छोड़ दिया जाए तो इस सेवा में अंग्रेजों का ही वर्चस्व बना रहा, क्योंकि भेदभाव आम बात थी। इसके अलावा सेना का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यह देख लिया था कि यदि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात ज़्यादा रहेगा तो हर समय ऐसे खतरे सामने आते रहेंगे। साथ ही सेना के महत्वपूर्ण कमांडों को भी भारतीयों से ले लिया गया। जैसे पिल कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को अब पहले से बदल दिया गया और सेना में अब यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया और अब भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। इसके अलावा सेना और तोपखाने के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को वंचित रखा गया। सैनिक वर्ग के लोग, जिनमें सिख, गोरखे, पठान इत्यादि प्रमुख थे और जिन्होंने विद्रोह के दमन में कंपनी की सहायता की थी, उन्हें सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। और आपको याद होगा, जैसा कि मैंने बताया था, कि गोरखा रेजिमेंट या गोरखों के मदद से ही लखनऊ में ब्रिटिश सेना पुनः सत्ता हासिल कर सकी थी, लखनऊ पर अधिकार कायम कर सके थे। तो गोरखा, पठानों और सिख सैनिकों ने अंग्रेजों की हर संभव मदद की थी। इसीलिए अब सेना में सिख, गोरखे और पठानों की अधिक भर्ती की जाने लगी। साथ ही ब्रिटिश भारतीय सेना में उच्च जाति के, जैसे कि ब्राह्मण और राजपूत जाति से बिलोंग करने वाले लोगों को सेना में शामिल न करने की नीति पर अवलंबन शुरू कर दिया गया, क्योंकि मंगल पांडे स्वयं ब्राह्मण थे और अवध के वो किसान जो क्षत्रिय जाति के थे और सेना में भी थे, उन्होंने ही विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसके अलावा जो रॉयल कमीशन था, रॉयल कमीशन के सुझावों के आधार पर बड़ी कुटिलता से फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। सेना में इस प्रकार सैनिकों को रखा गया कि किसी भी एक जात के ही या किसी भी एक धर्म के ही सैनिक किसी एक रेजिमेंट में अधिक संख्या में न हो, ताकि उनमें एकता और एकजुटता की भावना कम हो और उनमें फूट डालकर उनकी एकता को हमेशा कमज़ोर बनाए रखा जा सकता था और अपनी सेवा के लिए उनको समर्पित किया जा सकता था। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, 1857 के विद्रोह का एक अगला प्रभाव हुआ कि अंग्रेजों ने अब जातीय विभेद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह को मुस्लिम हिंदुओं की एकता का जो प्रसाद प्राप्त हुआ था, वो शायद अब आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान ही प्राप्त हुआ था, या फिर स्वदेशी आंदोलन के समय प्राप्त हुआ था। उसके बाद वैसा प्रसाद जो 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम ने एकता दिखाई थी, वैसी एकता फिर कभी स्थापित नहीं हो पाई। और अंग्रेज ये जान चुके थे कि भारत में जब जब हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, इनको तोड़ना मुश्किल है और उस आंदोलन को दबाना मुश्किल है।
इसीलिए उन्होंने इस विद्रोह के बाद फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किया और प्रारंभ में हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति को सामने रखा, ताकि मुसलमानों के मन में यह भय हो कि यह सरकार हिंदुओं के प्रति ज़्यादा नरम है, या फिर ये हिंदुओं के ही षड्यंत्र का परिणाम है। और कुछ समय के बाद वो मुसलमानों के प्रति उदार नीति अपनाते थे, ताकि हिंदुओं के मन में शंका और संदेह उत्पन्न हो जाए। और इस तरह से वो फूट डालो और राज करो की नीति को सफलतापूर्वक संचालित करने लगे, क्योंकि उसके बाद से ही लगातार हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच की खाई बढ़ती चली गई, और वो खाई इतनी गहरी हुई कि जिसने सांप्रदायिकता की भावना को जन्म दे दिया, और उस सांप्रदायिकता की भावना ने इतनी उग्रता को धारण किया कि जिसने दो राष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान के मांग की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। और इस विचारधारा का बीजारोपण 1857 के बाद अंग्रेजों ने कर दिया था, फूट डालो और राज करो की नीति के साथ। इसके अलावा विद्रोह के आर्थिक प्रभाव भी हुए। इस विद्रोह से अंग्रेजों को बहुत आर्थिक क्षति भी हुई थी, और इस समय उपनिवेशवाद के संबंध में वित्तीय पूंजीवाद का दौर भी चल रहा था, और साथ ही साथ इस समय जापान और अमेरिका में भी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इसलिए ब्रिटेन को तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली थी, और इंग्लैंड भारत जैसे अपने बहुमूल्य उपनिवेश को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए ही सही अंग्रेजों ने भारत का आंशिक रूप से आधुनिकीकरण किया। हालांकि उस आधुनिकीकरण का उद्देश्य में भी उन्हीं का निजी हित था। इसके माध्यम से अब दूसरे तरीके से संपत्ति का पलायन किया गया। यहाँ रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी, इन सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों और यूरोपीय कंपनियों का पूंजी निवेश हुआ, और उस पर ज़्यादा ब्याज उनको दिया गया, गारंटी शुदा ब्याज दिया गया, धन का भी पलायन हुआ। और लेकिन जो भी आंशिक रूप से आधुनिकीकरण हुआ और जो भारतीय इसमें शामिल थे, उससे भारत में एक औद्योगिक वर्ग और श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ। और रेलवे के निर्माण ने, भले ही उसका उद्देश्य आंतरिक स्थानों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाकर इंग्लैंड के कल कारखानों तक पहुंचाना, या इंग्लैंड में निर्मित वस्त्रों को भारत के कोने कोने तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा देना, या फिर विद्रोह की स्थिति में उस विद्रोह को शीघ्रतापूर्वक को चलने के लिए तीव्रगामी परिवहन का साधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, चाहे इन उद्देश्यों को लेकर रेलवे का निर्माण हुआ हो, लेकिन रेलवे के निर्माण ने प्राकारांता से राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दे दिया। और सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद राष्ट्रवाद की भावना का भी अंकुरण पुष्पन हो गया था, क्योंकि इस दौरान जो मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग था, जिसने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हासिल की थी, प्रारंभ में तो अंग्रेजों की कूटनीति और चाल को वो नहीं समझ पाए, लेकिन इस विद्रोह के बाद से ही वो लगातार अंग्रेजों की नीति, उनके संपत्ति के पलायन की नीति और भारत के शोषण करने की उनकी नीति को समझा, तमाम जटिलताओं के साथ। और तब उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का जो वो संघर्ष है, वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि भारत की अधिकांश जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक न किया जाए। क्योंकि जब तक जनता राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होगी, तब तक एक राष्ट्रीय आंदोलन को जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है, एक समान कार्यक्रम को, एक सामान्य लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और तभी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व से ही कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व हुआ, और उन सब ने, चाहे वो सीमित रूप से ही सही, अपने अपने संसाधन और सामर्थ्य के बल पर जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना प्रारंभ कर दिया। और उसकी चरम परिणति हुई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को आगे उभारने में नेतृत्व प्रदान किया। और इस तरह से भारतीय जागरूक हुए अपने अधिकारों के प्रति, एक राष्ट्र होने के लिए नाते अपनी प्राथमिकताओं के प्रति, और अंग्रेज ही उनके एकमात्र शत्रु हैं, और उनकी व्यवस्था, उनके ऋणग्रस्तता और उनके दुखों के कारण है। इसको समझने में और एक कॉमन प्रोग्राम बनाने में राष्ट्रवादी भावना ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रेलवे ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ महत्वपूर्ण
बुद्धिजीवियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दौरान जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आगे हुए, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों की व्यवस्था में तो आमूल-चूल परिवर्तन कर ही दिया, साथ ही साथ अब यह बता दिया कि भारत में अंग्रेजों का शासन लंबे समय तक नहीं टिकने वाला, बस एक समय का प्रश्न था कि वो कब तक। और 90 वर्षों के इतिहास में अंग्रेजों को लगातार बड़े-बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर गांधी जी का आगमन हुआ और आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और इन सब के पीछे 1857 के विद्रोह की सफलता ही है, क्योंकि इसका प्रभाव इतना दूरगामी हुआ कि इसके दमन से इसको असफल नहीं माना जा सकता। किसी भी आंदोलन के प्रभाव और उसके परिणाम से ही उसकी सफलता और असफलता को आंका जा सकता है और इस दृष्टि से 1857 का विद्रोह अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावी और सफल साबित हुआ। इस प्रकार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैंने 1857 से जुड़े हुए जितने भी परिणाम और प्रभाव थे वो भी आपके सामने रखा। एक और एडिशनल बात, हाँ, वो हो सकता है कि आप परीक्षा में ना लिखें, लेकिन जानकारी के लिए जो दिल्ली का लाल किला आज हम देख रहे हैं, वो सिर्फ 1/4 हिस्सा देख रहे हैं। कैनिंग की सरकार ने यह प्रण किया था या उनके समक्ष ये विचार आया था कि दिल्ली के लाल किले को तोड़ दिया जाए, लेकिन दिल्ली के लाल किले के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए उसको पूरी तरह न तोड़कर उसको इस प्रकार तोड़ा जाए कि उसका आर्थिक महत्व भी बना रहे और विद्रोह के केंद्र के रूप में वो न जाना जाए, जहाँ से 1857 के विद्रोह का सूत्रपात हुआ जब बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व संभाले थे। इसीलिए लाल किले के 3/4 हिस्से को तोड़ दिया गया और आज जो लाल किला का हिस्सा हमें दिखता है वो सिर्फ 1/4 हिस्सा है। लाल किला वास्तव में इतना बड़ा था कि वो एक बड़े शहर के अंदर एक बड़ा शहर था। इसलिए अंग्रेजों ने जो किया वो भारत में उनको चिरस्थायी बनाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन प्रकारांतर से जो हुआ उसने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो अंग्रेजों को लंबे समय तक भारत में नहीं रहने देने की गारंटी था। इस प्रकार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप इस टॉपिक की महत्ता को समझे होंगे और इसीलिए मैंने इस टॉपिक में इतने सारे लेसन्स डाले, क्योंकि एक वीडियो में या एक लेसन्स में इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैंने छोटे-छोटे वीडियोस बनाकर समग्रता से, हर दृष्टिकोण से 1857 के विद्रोह को आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा सहित आगामी मुख्य परीक्षाओं में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में भी इस टॉपिक से यदि कोई सवाल आया तो आप उसमें सुकून महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और अच्छा लिखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं जल्द ही फिर एक नए रोचक टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।